प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग जो हमारा 7 बजे का जो लेक्चर होता है यह सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसमें हम लोग कोई ना कोई एक विषय पे बहुत अच्छे से चर्चा करते हैं और आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से उस पे हम लोग गहन अध्ययन करते हैं। मैं आज आप लोगों को कृशता पे, क्या है कि अष्टो निंदतीय में 8 प्रकार के निंदतीय लोग बताए हैं। तो जो कृशता है, वो इंसान बहुत अति कृश है, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और अभी हम लोग जो चर्चा करेंगे कृशता पे, कि माल नरिश्ड कोई इंसान है या डेफिशिएंसी है उसको, तो उसके क्या कारण होते हैं और उसका हमें आयुर्वेद के हिसाब से क्या सोचना चाहिए। तो ये कभी कभी अनुवांशिकता, मतलब हेरिडेटरी कॉजेस भी रहते हैं और उसके वजह से भी यह जो माल नरिशमेंट ऐसा रहता है। इसी तरह से जो व्यक्ति छोटे से बचपन से बड़े हो जाते हैं और उनको कृशता रहती है, तो उसमें एक्सरसाइज व्यायाम का अभाव रहना, यह भी कारण रहता है। फिर तीसरा है अग्निमंदता, खाने को अच्छा दे रहे हैं लेकिन अग्निमंद है, उस वजह से अच्छा रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र नहीं बन रहा है। और जो 3 न्याय से पोषण होता है, केदार कुल्या न्याय, खले कपोत न्याय, शीरदधि न्याय, उससे पोषण ही नहीं हो पा रहे, तो अग्निमंदता यह सबसे प्रमुख कारण ऐसा माना जाता है। उसके बाद में अजीर्ण रहना या अपचन होना, खाया पिया पच नहीं रहा है और फिर से खाया जा रहा है, तो वो अपचन और अजीर्ण, ये क्रॉनिक अवस्था में रहना या अग्रहणी दृष्टि, यह सब कारण होते हैं जिससे कृशता बहुत ज्यादा रहती है। इसी तरह से पेट में कृमि रहना, वर्म्स, तो राउंड वर्म, हुक वर्म, टेप वर्म, अलग अलग जो वर्म्स रहते हैं, कृमि रहते हैं। और आयुर्वेद के हिसाब से पुरुषज कृमि, स्वेदज कृमि, कृमि कहीं पर भी, स्वेदज तो ऊपर रहते हैं बालों में या फिर पूरे शरीर में जहां स्वेद आता है, पुरुषज हो गया, कफज हो गया, रक्तज हो गया, तो श्लेष्मज हो गया, जहां भी कृमि का संप्राप्ति रहता है वहां पे नरिशमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है और वह भी कृशता का कारण होता है। इसी तरह से पेट में उदरगत वात, उदरवात की वजह से भी, पेट में अगर हवा भरा हुआ है और कोई ना कोई आवरण जन्य संप्राप्ति है, उदरवात, तो उसके वजह से भी, अभी वो अन्नावृत वात भी हो सकता है या फिर मलावृत वात भी हो सकता है, मूत्रावृत वात भी हो सकता है। किसी भी तरह से उदरगत वात अगर होता है, उसकी वजह से भी कृशता रहती है। इसी तरह से कॉन्स्टिपेशन, जो मलावरोध है, वह भी कृशता का एक कारण बताया गया है। पेट ही नहीं साफ हो रहा है और खाया पिया पच नहीं रहा, भूख नहीं लग रही है, और कॉन्स्टिपेशन भी एक कारण रहता है। ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जो माल नरिश थे, माता पिता बहुत खिलाते थे लेकिन उनका बॉडी, जैसे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसे ही स्क्रीन पे दिखने जैसा ही ऐसा उनका बॉडी रहता था। तो जब उनका मलावरोध दूर किया, बस्ती दिया, कुछ विरेचन द्रव्य दिए, सौम्य विरेचन बच्चों के लिए, तो उससे उनका अच्छे से मलावरोध ठीक हुआ और फिर उनका ग्रोथ अच्छे से होने लगा। इसी तरह से कम खाना खाना या ऐसा खाना जो न्यूट्रिशियस नहीं है या फिर गलत खाना खाना, यह भी एक कारण होता है। अभी तो भारत का जो है, गरीबी रेखा से लोग ज्यादा अच्छे हो गए, ऊपर आ गए। यही आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले भारतीय लोग बहुत ज्यादा गरीबी में रहते थे। अफ्रीकन कंट्रीज और भारत बहुत गरीब देश थे, तो यहाँ पर लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते थे, तो खाना पीना, दूध, फल फ्रूट, सब्जियां लेना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो खाते थे लेकिन वो कुछ भी सड़ा गला वगैरह खाते थे, उसकी वजह से ये माल नरिशमेंट बहुत ज्यादा हो जाता था और अतिकृशता हमेशा रहता था। इसी तरह से कुछ लोगों को मालूम नहीं रहता है कि क्या चीज नहीं खाना चाहिए। तो अगर तीखा चीज बहुत ज्यादा खा रहे हैं, कटु रस, अम्ल रस बहुत ज्यादा खा रहे हैं, नमक वाला चीज बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तीक्ष्ण उष्ण चीज खा रहे हैं, या फिर विदाह युक्त पदार्थ खा रहे हैं, तो उनको भी अतिकृशता रहती है। लोग खाते तो हैं, उनको लगता है कि इससे न्यूट्रिशन मिलेगा, लेकिन ये सबसे नहीं मिलता है। इसी तरह से शारीरिक और मानसिक विश्रांति न मिलना, मतलब रेस्ट न मिलना। माइंड अगर सपने में भी
काम कर रहा है तो विश्रांति नहीं मिलेगा तो पुष्टि नहीं होगा शरीर का, कृशता बहुत ज्यादा रहती है। इस वजह से बौद्धिक मतलब मेंटल या फिजिकल अति श्रम करना, आप लोगों ने देखा होगा कि आईटी में भी लोग जो रहते हैं आईटी सेक्टर में, उनको 5 दिन निचोड़ के काम कराया जाता है और 2 दिन छुट्टी दिया जाता है कि 2 दिन आप लोग रिलैक्स करो। अगर ऐसा नहीं होगा तो मज्जा का क्षय बहुत ज्यादा होगा, स्नेह पूरा निकल जाएगा। तो अगर स्नेह निकलेगा तो रुक्षता बढ़ेगी और फिर वह धातु क्षय तक चला जाता है वात प्रकोप होके। इसलिए अति श्रम करना, बौद्धिक हो या शारीरिक हो। उसी तरह से कम सोना, यह भी कृशता का कारण बताया है। कम सोने से रुक्षता बढ़ती है बहुत ज्यादा, और रुक्षता बढ़ने से वायु का प्रकोप होता है, और वायु का प्रकोप होने से धातु का क्षय होता है। इसी तरह से हर समय चिड़चिड़पना करना, हर चीज में कटकट चिड़चिड़ चिड़चिड़ इरिटेटेड माइंड जो बोलते हैं, उसके वजह से भी कृशता बहुत ज्यादा रहती है। इसी तरह से कोई इंसान हर समय दुखी रहता है, उसके लाइफ में अच्छा हो बुरा हो लेकिन वह दुखी का दुखी है, यह भी अति कृशता का एक कारण होता है। इसी तरह से कोई भी चीज को वो मन एक्सेप्ट नहीं करता है, पता नहीं उसको क्या चीज का रहता है, उसको मन को प्रिय नहीं लगता है, तो वह भी कृशता का कारण होता है। इसी तरह से ग्रहणी रोग होना, पांडु रोग होना, क्षय रोग होना, ऐसे जो बहुत ज्यादा असाध्य व्याधियां जैसे हैं या कृच्छ साध्य व्याधियां हैं, यह हो जाना, इसकी वजह से कृशता बहुत ज्यादा रहती है। इसी तरह से पानी और खाने में अगर क्षारीय पदार्थ बहुत ज्यादा रहे, अल्कलिनिटी बहुत ज्यादा रहे, और उसको सबसाइड करने के लिए, अल्कलिनिटी को कम करने के लिए अगर अम्ल रस का प्रयोग नहीं किया जाए तो उससे भी कृशता बहुत ज्यादा रहता है। कुछ कुछ भूमि जो है वो बहुत ज्यादा क्षारीय रहता है, आप लोगों को मालूम होगा, तो वहां पे अम्ल रस से मधुर रस से हमें बैलेंस करना पड़ता है, वो नहीं करेंगे तो कृशता बहुत ज्यादा रहता है। और चिकित्सा में हम लोग क्या देखते हैं कि अचिंत्या हर्षेण ध्रुवम संतर्पणेन च स्वप्न प्रसंगा च कृशो व्यराह इव पुष्यति, ऐसा अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 14 में बताया गया है, 34 नंबर का श्लोक। इसमें बोल रहे हैं कि अगर किसी को पोषण अच्छा करना है तो चिंता नहीं करना है, खुश रहना है, हर्षेण संतर्पणेन च, संतर्पण करक आहार और विहार का सेवन करना है, स्वप्न प्रसंगाच, बहुत ज्यादा सोना है, जो लोग ज्यादा सोते हैं सुखी रहते हैं वो लोग का वेट बढ़ता है। तो कृशो वराही पुष्यति, जो अगर कृष इंसान भी है, स्लिम है, वह भी सुअर की तरह मोटा ताजा हो जाता है, ऐसा नियम बताया गया है। अब इसके उलट अगर ऐसा कोई कर रहा है कि, या फिर और भी कारण हो सकते हैं कि अगर बहुत ज्यादा क्रॉनिक एलोपैथी की दवाइयां खाई जा रही है, आयुर्वेद की भी दवाइयां खाई जा रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर आरोग्य वर्धिनी वटी भी ऐसा बोला है, एक मंडलम सेविता हंति कुष्टान्य शेषता, ऐसा बोला है कि आरोग्य वर्धिनी वटी भी इतना बढ़िया दवाई है आयुर्वेद का, आरोग्य को अच्छा करता है, आरोग्य वर्धन करने वाला दवाई है। अगर इसको भी अगर कंटिन्यू खाया जाए, मैं जब एक सर के पास जाता था जब मैं बीएमएस कर रहा था, तो एक सर है, सर थे पुणे के बहुत फेमस सर, वैद्य दिवाकर जुएकर सर, वो हमारे अष्टांग कॉलेज के वो थे, एचओडी थे, संहिता डिपार्टमेंट और एनाटॉमी के। तो मतलब दो चीज में उन्होंने एमडी और पीएचडी किया था। तो उनकी क्लिनिक में मैं सीखने जाता था कॉलेज के बाद, हम लोग को ऐसा पुणे की परंपरा में सीखने जाते थे हम लोग। उनके पास एक पेशेंट आया था, तो बहुत ही पतला था, जैसे आप लोगों को फोटो में दिख रहा है ना, सेम ऐसे ही वो आदमी था, 30 साल का, तो बहुत ही दुबला पतला था। तो सर ने उससे पूछा कि आप क्या खाते हो क्या नहीं, तो खाना पीना उसका सब ठीक लग रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना दुबला पतला क्यों है, और उसने हेतु नहीं बताया। फिर सर ने उसको 1 हफ्ते का दवाई दिया, 2 हफ्ते का दिया, 1 महीना हो गया, लेकिन उसका कुछ भी वजन काटा भी इधर उधर नहीं हो रहा था। तो सर ने उसको एक दिन बैठाया और सभी पेशेंट को जल्दी जल्दी निपटा के उसको पहले अच्छे से बोले कि हम 1 घंटा केस टेकिंग करेंगे। फिर ऐसे पूछते गए कि तुम क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो, ऐसे करते गए। तो फिर बाद में उसने खुद ही बता दिया कि मैं आरोग्यवर्धनी वटी खाता हूँ। तो सर ने ऐसे किया माथे पे कि अरे तुम आरोग्यवर्धनी वटी खा रहे हो, और किसने बताया? तो उसने कहा कि एडवर्टाइजमेंट आता है बहुत सारे, शारंगधर फार्मेसी है या फिर और भी बहुत सारे, सब जगह बैनर्स लगे रहते हैं, पोस्टर लगे रहते हैं, होर्डिंग्स लगे रहते हैं आरोग्यवर्धनी वटी का। तो मुझे लगा कि इससे तो मेरा आरोग्य बढ़ेगा, और मैं 5 साल से आरोग्यवर्धनी वटी कंटिन्यू खा रहा हूँ। तो सर ने उसको समझाया कि आरोग्यवर्धनी वटी में कुटकी है, नीम है, यह बॉडी को रुक्षता उत्पन्न करता है, इसीलिए हम लोग उसका अनुपान दूध रखते हैं, घी रखते हैं, वो बॉडी का हीट बढ़ाता है, क्षार धर्मी है। और उसने तुम्हारे शरीर को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा है आरोग्यवर्धनी ने कि तुम्हारा वेट भी नहीं बढ़ रहा है, और तुम तब भी 5 साल से कैसे खा सकते हो, और वो भी खुद का डॉक्टर खुद बन गए। तो फिर अब उसने पूछा हम लोग से, सर ने पूछा कि अब क्या करना चाहिए,
आरोग्यवर्धिनी का इतना ज्यादा साइड इफेक्ट हो गया है, वायु का प्रकोप हो गया है शरीर में आरोग्यवर्धिनी बटिक की वजह से। तो अगर कोई एलोपैथी का डॉक्टर होगा वो तो बोलेगा अरे ये तो एडवर्स इफेक्ट है, आयुर्वेद का बहुत साइड इफेक्ट है। लेकिन ऐसा इफेक्ट नहीं, ये एडवर्स इफेक्ट नहीं है। इसको हम बोलेंगे कि अति सर्वत्र वर्जित, कोई भी दवाई अति सर्वत्र वर्जित, ऐसा है। तो सर ने उसको कहा कि मैं तुमको ठीक कर दूंगा, लेकिन तुमको आरोग्यवर्धिनी बटी बंद करना है और मैं कुछ दवाइयां देता हूँ। सर ने उसको ये दिया, जो ये रहते हैं ना, हिंगवाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, कुछ आसवरिष्ट दिए, दीपन द्राक्षासव द्राक्षारिष्ट, और कहा कि घी खाओ, घी सुबह भी घी, दोपहर को भी घी, शाम को घी। और कितना खाना है, तो जो नैवेद्य हम लोग चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं ना भगवान को, उतना एक कटोरी तक तुमको घी खाना है, और भूख लगने पर ही घी खाना है। जैसे सुबह उठे, सुबह वॉक करके आओ, सुबह जल्दी उठना है, वॉक करके आओ, और फिर भूख लगेगा तो घी ले लो, फिर उसके बाद भूख लगेगा तब घी लो, खाना के साथ घी खाना है। तो जब उसने घी खाया, सर ने ये नहीं कहा कि तुमको कितना खाना है, सर बोले जितना खाया जाता है खाओ। जब उसने घी खाया 3 महीना, तो फिर वो हेल्दी हो गया। तो ये, और आरोग्यवर्धनी नहीं खाना, उसको ऐसे प्रॉमिस लिया सर ने। तो ये आरोग्यवर्धनी का साइड इफेक्ट होता है। तो कोई भी दवाई आयुर्वेद की हो या एलोपैथी की हो, उसका अगर कंटिन्यूस सेवन किया जाता है तो शरीर को क्रुश करता है बहुत ज्यादा। खासकर चूर्ण कल्पनाएं जो रहती है अपनी, चूर्ण कल्पनाएं बहुत ज्यादा रुक्षता उत्पन्न करती है, उसको बहुत दिन तक कंटिन्यू नहीं देना चाहिए। आयुर्वेद में इतनी वैरायटी ऑफ मेडिसिन है, तो हम कभी घृत दे सकते हैं, कभी आसवरिज दे सकते हैं, कभी स्वर्ण कल्प, कभी रस कल्प, ऐसे, या कभी हर्बल दवाइयां दे सकते हैं, कभी हर्बल मिनरल दे सकते हैं। इस तरह से अदल बदल के दवाई देना चाहिए, नहीं तो साइड इफेक्ट होता है। इसी तरह से नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स कंटिन्यू अगर दिया जाए, ब्रूफेन है, क्रोसिन है, या फिर कैल्शियम के भी दवाइयां रहती है, वो बॉडी को रुक्षता उत्पन्न करती है। कोई भी मेडिसिन का साइड इफेक्ट होना। और दूसरा क्या है, कुछ लोगों को रहता है कि अभी जैसे मेरी बहन बीएमएस कर रही थी सोलापुर के कॉलेज में, तो वहां पर था कि हमें कम खाना है। तो उनके हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में क्या करते थे, आधी रोटी का ही टिफिन लगाते थे। तो वहां पे जब भी मेरी बहन आती थी या उनके लोग आते थे, बहुत क्रुश रहते थे। तो हमने पूछा कि क्यों नहीं खाते, बोले नहीं हमें पढ़ाई करना होता है, रात को नींद आ जाती है, तो आधा रोटी ही खाना है सुबह और शाम में। तो ये जो होता है ना, प्रमिताशन, कम खाना खाना, भूख ज्यादा लग रही है, अब कोई पढ़ाई करेगा तो ब्रेन को तो उतना ग्लूकोज लगेगा। तो अगर वो ना खाना खाया जाए और बहुत ज्यादा पढ़ाई किया जाए, पढ़ाई हो या शारीरिक काम, और प्रमिताशन, कम खाना खाया जाए, तो वो भी कृशता का कारण होता है। मैं जो भी आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये सब प्रैक्टिकल है, और मैं कोई बहुत लंबे लंबे और श्लोक बोल के नहीं बता रहा हूँ। सिंपल सिंपल मैंने अपने गुरु लोगों के जो लेक्चर है वो सुन के नोट्स बनाए। तो मतलब मानसिक कारण भी होता है, इच्छा, द्वेष, क्रोध, मद मत्सर, ये जो रहता है, इसकी वजह से भी इंसान कम खाता है। अगर, और एक और मैं बात बताता हूँ, जो सच बात है, मेरे पास एक मुस्लिम आई, तो वो कुछ ट्रीटमेंट लेने आई। तो उनका जो देवर था ना, वो बहुत ही क्रुश था। तो मुझे बहुत दया है कि ये इतने पतले क्यों हैं। तो वो क्या बोली कि इनकी जो वाइफ थी ना, वो अभी जेल में है, यरवड़ा जेल में है। मैंने पूछा क्यों, तो वो बोली कि वो जो बाई थी ना, बहुत ही लड़ाई झगड़ा करती थी, और जब भी मेरा देवर खाने बैठता था, खाना तो देती थी लेकिन थूक देती थी। मतलब उसका कुछ अलग ही नेचर था, खाने को थूक देती थी तो उसको घिन आती थी। तो उससे क्रुश हो गया। फिर उसके बाद में उसने बहुत ज्यादा मारपीट किया, और कुछ और मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि जेल में है वो। तो उसके टेंशन में मेरा जो देवर है खाना नहीं खाता है। तो एक तो वो भी हो गया ना कि उसको एक तो वाइफ से सुख नहीं मिला, जो भी जीवन साथी रहे उससे उसको मेंटली स्ट्रेस हुआ, टेंशन हुआ, खाना निकाल के, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ। ऐसे सिचुएशन की वजह से क्या होता है, इंसान खाना नहीं खाता है, खाना न खाने की वजह से कृशता रहती है। तो और मैं ये देखता हूँ कि किसी के लाइफ में इतना कष्ट ना हो कि खाना निकाल के वाइफ दे रही है और थूक दे रही है, तो वो क्या इंसान खाएगा। अब वो क्या कारण था, मुझे उसमें डिटेल में नहीं जाना, बस मैंने ये किया, जाना कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम होता है। इसी तरह से धातु क्षय अगर बहुत ज्यादा होता है, अनुलोम क्षय, प्रतिलोम क्षय, ये आप लोग को मालूम है, शोष निदान में हमने चरक संहिता में पढ़ा है कि अगर अच्छा आहार विहार का सेवन नहीं होता है, तो अच्छे से पोषण नहीं होता, केदार कुल्या न्याय, खले कपोत न्याय, शीर दधी न्याय से पोषण नहीं होता, तो अच्छा रस धातु नहीं बनता, रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र नहीं बनता, तो अनुलोम क्षय होता है। उसी तरह से प्रतिलोम क्षय, कि बहुत ज्यादा शुक्र का क्षय किया जाए, अति मैथुन किया जाए। आजकल लोग क्या है कि अति मैथुन ऐसे नहीं करते हैं कि वो बहुत सारे स्त्रियों के साथ कर रहे हैं। अति मैथुन का चीज बदल गया जब से मोबाइल आ गया है।
जियो ने जब 2 GB का दे दिया ना डेटा, तो लोग पॉर्न वीडियोस देख देख के अपना शुक्र का क्षय बहुत ज्यादा करते हैं। तो जितना शुक्र का क्षय होगा, उतना प्रतिलोम क्षय से मज्जा का भी क्षय होगा, मांस का भी क्षय होगा, अस्थि का भी होगा, सभी धातुओं का क्षय होता है। तो ये जो क्षय है ना, जितना क्षय होगा धातु का, वात का प्रकोप होगा और अतिकृष्टता आ जाएगी। मैंने एक और चीज आप लोगों को बताया था, आप लोगों को याद होगा कि एक ना आदमी था, बहुत साल पहले की बात है, 2004 की बात है, मेरा नया नया प्रैक्टिस शुरू हुआ था। तो मैं यहाँ किसी की भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के बता रहा हूँ जो सिचुएशन मैंने देखा। हमको ऐसा बताया गया है कि आप कोई भी पेशेंट देखो, समझो, ऑब्जर्व करो और स्टडी करो। किताबी ज्ञान से सब ज्ञान नहीं मिलता है, हमें पेशेंट बहुत कुछ सिखाते हैं, पेशेंट ही असली गुरु होते हैं। तो वो पेशेंट आया, बहुत ही क्रुश था, उसको टीबी हो गया था और उसकी 1 महीने पहले शादी हुई थी। तो उसने मुझे अपना फोटो दिखाया कि डॉक्टर साहब ये देखिए, मैं ये था और 1 महीने में मैं ये हो गया। तो मैंने कहा कि क्या हो गया? तो बोला कि डॉक्टर साहब एक पर्सनल बात है, और उसकी वाइफ भी आई थी। तो वो क्या बोला कि मेरी वाइफ को रोज 6 बार अति मैथुन के लिए मतलब वो करती है, मतलब उसको 6 बार चाहिए रोज। तो इतना धातु क्षय वो कर रहा था, सोचिए। तो 30 दिन में तो वो पूरा बारीक हो गया, पूरा पतला हो गया। और बाद में पता चला कि वो मेरे पास आया था मिलने के लिए, मैंने उसको बताया इतना इतना दवाई है, ऐसा परहेज है, बोला मैं आऊंगा। लेकिन उसका पता चला कि वो 7 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। मतलब धातु का क्षय होते होते ओज का भी क्षय हो गया, जो हृदय में जो ओज है वो भी नष्ट हो गया, पर अपर ओज सब नष्ट हो गया और वो मृत्यु को हो गया। और उनकी जो वाइफ थी, मैं किसी को बुरा नहीं बोलता हूँ, एक योनि व्यापक बताया है हमारे सुश्रुत संहिता में, अत्यानंदा योनि व्यापक। अत्यानंदा मतलब उनको ज्यादा चाहिए, वो एक मानसिक विकृति होता है, सेक्सुअल डिसऑर्डर। आप लोग अगर साइकेट्रिक का बुक पढ़ेंगे ना, उसमें भी बताया अत्यानंदा योनि व्यापक, उसमें इच्छा बहुत ज्यादा होती है। तो अभी किसी की गलती नहीं है, वो उसके नसीब में वो मिला और उसको वो मिली। तो ये जो धातु क्षय होता है ना, इसका हमने केवल किताबों में पढ़ा है कि अति शोष करने से चंद्रमा को राज्यक्षमा हुआ, लेकिन ऐसा मैंने सच में देखा है। अभी आप लोग बताइए, आप लोग को कैसे पेशेंट लोग का अनुभव है कि लोग क्रुश रहते हैं? अष्टो निंदतीय में इसके बारे में बताया है, क्लियरली बताया है। आप लोग कुछ बताइए। डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आप कुछ बोलेंगी? आपने अति क्रुश पेशेंट का कुछ हेतु वतु देखा है क्या? सर ऐसे तो नहीं, लेकिन कुछ लोग का जेनेटिकल देखा है मैंने कि हमेशा बहुत दुबले पतले रहते हैं। और जो एक कहते हैं कि शोक चिंता, तो वो होता है जैसे बोलते हैं ना कि चिंता चिता के समान है। तो जो लोग भी बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं उनके बदन को कुछ भी लगता नहीं है। तो ये आपने कहा जैसे कुछ लोग होते हैं ना खोए रहते हैं, पता नहीं किस दुनिया में, उनको किस बात का गम है, मतलब उनके पास सब कुछ रहेगा बट उनको दुखी ही रहना है। तो वो स्वभाव होता है इंसान का। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो उनको तो देखा है। और कुछ ऐसे पेशेंट्स तो आए हैं जो वेट बढ़ाना चाहते हैं लेकिन वो ठीक ठाक से रहे हैं। जैसे इसमें है कि बहुत कृश हैं, उतने कृश पेशेंट नहीं देखे हैं सर। और हेतु में मेन वही रहता है, हालांकि कुछ लोग का अनशन करना रहता है, प्रमिताशन वगैरह, वो सब सारी चीजें माल न्यूट्रिशन वाली जो डिफिकल्टीज होती हैं वो तो है रहती ही हैं। और बहुत सारे लोग का स्ट्रेस बेवजह का जो लोग लेते हैं तो उनको भी होता है, वो अति कृश होते हैं। और अभी ऐसा ज्यादा कृश पेशेंट नहीं देखे सर, मोटे लोग ज्यादा देखे हैं मैंने। आजकल मोटापा ज्यादा बढ़ रहा है, कृषि लोग तो अफ्रीका में ज्यादा दिखेंगे, अफ्रीका में ज्यादा बीमारी ये है, हाँ। माल नरिशमेंट। और चरक ने लिखा है कि कृष पुरुष का मांस का निषेध है। तो मतलब बहुत जो दुबला पतला रहता है उसको गुरु पदार्थ सेवन नहीं करना चाहिए, उनको लघु और सुपाच्य आहार लेंगे तभी वजन बढ़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वजन बढ़ाना होता है तो भारी भारी चीजें खाना शुरू करते हैं, तो उससे सिर्फ ग्रहणी तुष्टि होती है, उससे कभी वजन नहीं बढ़ता है। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। अर्शिया मैम पूछ रहे हैं क्या टॉपिक है आज का? आज का टॉपिक है अतिकृष्यता और उसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा। ठीक है, तो इसमें क्या सिम्टम्स दिखते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो इसमें एज के हिसाब से वजन कम रहना, माल नरिश रहते हैं, अंडरवेट ऐसा बच्चे रहते हैं या कोई भी इंसान रहता है। उसी तरह से हाइट के हिसाब से भी जो उसका प्रपोर्शन है हाइट के हिसाब से वो भी कम रहता है, वजन कम रहता है। इसी तरह से उसके पूरे बॉडी का जो मास है वो कम रहता है, उसके थाइज में मास कम रहता है, उसके चेस्ट रीजन में मास कम रहता है, और उसके बटक में मास कम रहता है। गाल जो है वो पिचका हुआ रहता है, आंखें अंदर घुस जाती हैं, और जो अपने कंधों का जो बोन्स है वो दिखने लगता है। हाथों में उसके नसें दिखाई दे, आर्टरीज वेन्स पूरा क्लियरली दिखाई देती हैं। अब अतिकृश इंसान है, इसको अष्टो निंदतीय बोला है। अब ये हो सकता है कि बीमारी की वजह से भी हो सकता है। अब क्रॉनिक टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, एड्स है, या फिर उसको खांसी आ रही है, या फीवर है, या कैंसर है। कैंसर में तो मैंने एक पेशेंट देखा था
मेरे पास एक बच्चा आया था, तो बच्चा मतलब 24 ईयर्स का था, तो उसको ना कैंसर हुआ, लंग्स से शुरू हुआ और फिर वो मेटास्टेसिस पूरा बैकबोन में चला गया। तो उसने मेरा ट्रीटमेंट किया शुरू, तो उसको फायदा होने लगा आयुर्वेद से। लेकिन उसको किसी ने मिसगाइड किया कि आप यहाँ पुणे में लता मंगेशकर का हॉस्पिटल है, दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल, वहां पे आप एलोपैथी के डॉक्टर को भी दिखाओ, ऑन्कोलॉजिस्ट को। और डर सबसे बड़ा ये रहता है कि मुझे कैंसर हो गया है और वो बढ़ रहा है। उसने आयुर्वेद का इलाज बंद किया और वो वहां चला गया। अभी वो गया ही वहां, तो वहां क्या ट्रीटमेंट दिया गया कि 25,000 का एक गोली है अमेरिका का, और क्या दवाई दिया गया पता नहीं। वो दवाई, उसका जो भी ट्रीटमेंट चला, 7 दिन में उसका वेट लॉस, सडन वेट लॉस हो गया, और वो 20 किलो का हो गया। जो 60 किलो का बच्चा था वो 20 किलो का हो गया। और जैसे आपको ये दिख रहा है ना आपके स्क्रीन पे, ऐसा हो गया। और उसका मेटास्टेसिस इतना फास्ट बढ़ने लगा। आयुर्वेद के इलाज से वो 6 महीना ठीक था। मैं उसको यहाँ से दवाई भेजता था, तब तक ठीक था। अब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ क्या अवस्था हुआ। जो भी दवाई दिया गया, केमोथेरेपी दिया गया कि क्या दिया गया, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। 7 दिन में उसका 40 किलो वजन कम हो गया। और उसको उल्टी उल्टी आने लगी, लूज मोशन होने लगा, डिहाइड्रेट हो रहा था बार बार, और उसको सलाइन लगा रहे थे। और उसको ना वो मेटास्टेसिस इतना फास्ट बढ़ने लगा कि उसका पूरा बैकबोन में पूरा मेटास्टेसिस हो गया। और उसको मतलब दिखना बंद हो गया। बात कर रहा था कि डॉक्टर साहब, मुझे ना, मैं मर रहा हूँ, मुझे ना दिखना बंद हो गया, आंखों तक वो चला गया मेटास्टेसिस। फिर सुनना बंद हो गया, फिर बोलना बंद हो गया, फिर डेथ हो गया। मतलब 7-8 दिन में ही ऐसी पैथोलॉजी हुई। तो ये कोई बीमारी की वजह से भी कृशता आती है, ठीक है। अब कृशता आ रही है, अब वो बड़ा बड़ा कैंसर वाला बीमारी छोड़िए, नॉर्मली अगर कृशता आती है तो उससे क्या होता है, नरिशमेंट नहीं मिल रहा है। चिंत्यात अति चिंतनात, ये भी कारण होता है। रस धातु की दृष्टि का हम लोगों ने पढ़ा है। रस व स्रोतस की दृष्टि का कारण क्या है, मेन कारण मानसिक चिंत्यात अति चिंतनात, बहुत चिंता करना। तो पेशेंट को क्या होता है, चक्कर बहुत ज्यादा आता है, खांसी आता है, बहुत प्यास लगता है, खाने में स्वाद नहीं आता कोई भी चीज, रुक्षता बहुत ज्यादा रहता है। रुक्षता क्यों रहता है बॉडी में, ड्राइनेस क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पूरे बॉडी का स्नेह क्षय रहता है। स्नेह का क्षय, अग्नि का क्षय, निद्रा का क्षय, वीर शुक्र का क्षय, बल का क्षय, स्वर का क्षय, ग्लानी, और उसको फीवर भी रहता है। ये इतना सारा उसको परेशानियां आ जाती है जो कृश इंसान रहता है। अभी हम लोग कृषिता पे बात कर रहे हैं, लेकिन जो स्थूल लोग हैं उनको तो और डेंजरस बीमारियां रहती है। अपतर्पण जन्य व्याधि भी डेंजरस है और संतर्पण जन्य भी डेंजरस है। लेकिन आज हमारा विषय है अपतर्पण जन्य, है ना। तो इसमें हमें पहले तो पेशेंट हमारे पास अगर आया, हाँ, एक हमारे जमदग्नि सर भी बहुत अच्छा चीज बताते हैं। एक बार क्या हुआ कि हमारे जमदग्नि सर इंटर्नशिप में थे, और मैडम भी इंटर्नशिप में थी, उनकी वाइफ। तो क्या हुआ कि इंटर्नशिप में थे ना, तो जो यहाँ का हॉस्पिटल है, ताराचंद हॉस्पिटल, सर तिलक आयुर्वेद कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो वहां इंटर्नशिप कर रहे थे। तो एक बार 40-50 बच्चे थे, और उनको ना खाना जा नहीं रहा था, कुछ इन्फेक्शन हुआ था, थ्रोट इन्फेक्शन सभी बच्चों को। वो गायनेक वार्ड में सभी को इन्फेक्शन हुआ, माओ को भी हो गया। तो अब क्या करें, बच्चों को कैसे पिलाएं। तो सर ने युक्ति लगाया कि जो हमारा ये त्वचा होती है ना, वो सबसे ज्यादा ये करती है, एब्जॉर्प्शन उसमें सबसे ज्यादा रहता है। तो सर ने बोला कि सिस्टर लोगों से बोला कि सभी माएं दूध निकालें, और वो दूध, जितना भी दूध रहेगा बच्चों को मसाज करें। और वो करते करते फिर बच्चों को जो डिहाइड्रेट हो गए थे, मतलब उनको लूज मोशन ऐसे कुछ बीमारी हो गया था, सर ने वो पूरा दूध से वो किया, बार बार परिषेक कर करके, और फिर बच्चे फिर ठीक हो गए। फिर नेक्स्ट डे सब दवाई ववाई आया, आईसीयू के लोग आए, फिर बचाया गया। लेकिन ये जो दूध का उन्होंने बताया ना, अतिकृशता में वो भी बहुत अच्छा फायदा करता है। और जब ज्यादा उल्टी हो गया, लूज मोशन हो गया, बच्चे डिहाइड्रेट हो गए, तो ये बहुत ज्यादा तकलीफदायक था। और अग्नि पूरा मंद था, लेकिन बच्चों को हमें बचाना था, तो इसलिए दूध का पूरी बॉडी में ऐसे ये किया गया, अभ्यंग किया गया। तो बच्चे पूरा अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, है ना। और और एक और चीज मुझे बताना रह गया है। कुछ लोग जो रहते हैं ना, जो सत्याग्रह करते हैं, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल 40 दिन तक उपवास कर रहे हैं, अन्ना आंदोलन कर रहे हैं, और बहुत पतले हो गए। ऐसे जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, वह भी बहुत ज्यादा दिन उपवास करते थे। तो महात्मा गांधी कैसे सरवाइव कैसे करते थे, ये क्वेश्चन सबके मन में आता है कि वो इतने पतले होके भी सरवाइव, और उनमें इतनी ताकत कैसे थी। तो इस पे रिसर्च किया गया, तो पता चला वो बहुत इंटेलिजेंट इंसान थे, वो उनका दिमाग बहुत अच्छा था, इसलिए वो महात्मा गांधी है। उन्होंने वो क्या करते थे कि बादाम का जो तेल है ना, उससे अभ्यंग कराते थे रोज, और पूरा दिन भर पानी पी के रहेंगे,
तो जो बादाम का तेल है ना वो बहुत ज्यादा ताकत देता है, क्योंकि वो ड्राई फ्रूट है ना, बहुत ज्यादा कैलोरीज रहता है। आप लोग नेट पे सर्च करिए एक बादाम में कितना ताकत रहता है, कितना कैलोरीज रहता है। तो महात्मा गांधी का बात छोड़िए, जो ज्यादा उपवास करते हैं ना, व्रत वैकल्यता, यह भी कृशता का कारण रहता है। मुझे ये बस कहना है, बाकी आप लोग बताइए। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आप कुछ बोलेंगे इस टॉपिक पे? डॉक्टर रविंद्र जी, आपने पेशेंट देखे हैं क्या ऐसे जो बहुत क्रूश पेशेंट है आपके पास आए और माल नरिष्ट हैं वो, या क्षय के रोगी हैं? कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज, किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, अगर नहीं बोलना है तो मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, बाद में बोलिए। तो हमें ना पेशेंट जब भी हमारे पास आता है कि बहुत क्रुश है ना, बच्चे हो बड़े हो, बच्चियां हो, और हाँ लेडीज में तो जो रक्त प्रदर, यह भी एक हेतु रहता है। मेरे पास तो एक पेशेंट आई थी, उनको पूरा फाइब्रॉइड्स थे बहुत ज्यादा, और उनको इतना हैवी मेंसेज आता था, इतना हैवी मेंसेज कि HB 4-4 हो जाता था, और वो बहुत ही दुबली पतली थी बहुत ज्यादा। तो ये भी एक कारण होता है। तो हमें पहले क्या करना है कि जहां जहां शरीर में मेद और मांस भाग है उनका परीक्षण करना है, उनका वजन देखते रहना है, उनका भूख कैसे है, पचन कैसे है, उनका जीभ देखना है, पेट का परीक्षण करना है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है, और हाइट के हिसाब से वेट का जो प्रपोर्शन है वह है कि नहीं है। अगर बहुत कम है तो वो हमें नोट डाउन करना है। इसी तरह से हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ प्लान करना है। तो जो भी हमारे पास पेशेंट आ रहा है अतिकृश है, तो उसको भूख कैसी लगती है, उसको टेस्ट आता है क्या खाने में, उसका पेट साफ होता है क्या, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन का पहले इलाज करें, भूख नहीं लग रही है तो भूख अग्नि बढ़ाएं, दीपन और पाचन दवाई दें। दीपन का मतलब है कि अग्नि को दीप्त करने वाला, जाठराग्नि को बढ़ाने वाला, पाचन मतलब आम का पाचन करने वाला, ऐसे द्रव्य दें। उसी तरह से खाने पे, खाना जो हो वो पौष्टिक हो, लघु हो और संतर्पक कारक हो, मतलब उसका बृहण करे, उसका वेट बढ़े, ऐसा देना है। उसको रेस्ट मिलना चाहिए, और कुछ भी करके उसको नींद अच्छी आनी चाहिए। अब नींद नहीं आ रही है टेंशन में, तो नींद लाने के लिए शिरोअभ्यंग, सिर पे तेल लगाएं, पैर पे तेल लगाएं, पूरा बॉडी पे तेल लगाएं, फिर शिरोधारा करें, अच्छी बातें करें, और ऐसे लोगों से मिलाएं जो पॉजिटिव बातें करें, है ना। ऐसे करने से अगर ये दिनचर्या अच्छा किया जाए, और सुबह जल्दी उठाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठाएं, रात को जल्दी सोएं, और आहार निद्रा ब्रह्मचर्य ये जो है, शुक्र का क्षय ना हो उसके लिए वृक्ष दवाइयां दें। और उसको बोले, अगर पुरुष है तो बोले कि स्पोर्ट्स चैनल देखो, आप खेलने जाओ, ग्राउंड में जाके खेलो, आप फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, भाग दौड़ करो। तो ऐसा जो रहता है ना, ये सब जब होता है तो उससे अन्न जो है वो पचने लगता है, और उससे मतलब शरीर में संतर्पण होने लगता है, बृहण होने लगता है। तो चिकित्सा जब हम करते हैं तो सिस्टमेटिक वे से हम लोगों को क्या करना चाहिए, अभी आप लोग भी बताइएगा। मैंने तो नोट्स बनाए, वो मैं आप लोग को दे दूंगा PDF, जो लोग भी चाहते हैं वो मैं दे दूंगा। अभी हमें अगर व्याधि ही ग्रस्त है, तो कौन सी व्याधि है, उसमें हम क्या रसायन दे सकते हैं, क्या बृहण दे सकते हैं। अब आयुर्वेद में बल्यगण और बृहणीय गण, चरक सूत्रस्थान 4th चैप्टर में बल्यगण बृहणीय गण बताया है। लेकिन कोई भी द्रव्य देने के पहले अग्नि का कॉन्सेप्ट हमें देखना है कि उसका भूख बढ़ाना चाहिए। तो भूख बढ़ाने के लिए सिंपल सिंपल दवाइयां, जैसे कि लवण भास्कर चूर्ण, या फिर अजमोदादी चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, दाढ़ी मास्टक चूर्ण, ऐसे सिंपल सिंपल दवाइयां दें। लशुनादि वटी, शंखवटी, अग्नितुंडी वटी, अग्निकुमार रस, आरोग्यवर्धनी वटी, जो भी अग्नि को बढ़ाए, या सिंपल अजवाइन, जीरा, ये भी अगर दे दिया जाए ना, उससे भूख लगने लगती है। दूसरा कारण जो रहता है मानसिक चिंता, तो चिंता कम कैसे हो, इसलिए काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। कोई भी पेशेंट रहता है ना, वो अपनी बात कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता है, उसकी बात सुनना चाहिए, उसके सुर में सुर मिलाना चाहिए, ठीक है। अगर वो हम उसके कॉन्फिडेंस में उसको ले लेते हैं ना कि हम उसकी बात समझ रहे हैं, तो इंसान का आधा दुख कष्ट दूर हो जाता है, और उसको फिर पॉजिटिव हम वाइब्स दें, पॉजिटिव चीजें बोले जितना वो सह पाए, तो उससे भी बहुत ज्यादा बृहण होता है ना। केवल बातों से भी बृहण होने लगता है, उसको अच्छा चीज आने लगता है। उसी तरह से आनंदी रहे, वो खुश रहे, ऐसा कोशिश करें। इसी तरह से खाना जो है वो टाइम पे मिले, और अच्छा पौष्टिक खाना मिले। इसी तरह से टाइम पे नींद अच्छा मिले। अगर वजन जो है, कोई भी किसी का भी वेट है, वो अच्छा खाना, पानी, नींद और मन का स्वास्थ्य पे डिपेंडेंट रहता है। तो इसलिए ऐसा करना है। अगर मानसिक कारण है, उसको मन बहुत दुखी है, तो मानस मित्र गुटिका है, सारस्वता रिष्ट है,
ब्राह्मी वटी है, नींद नहीं आ रही तो निद्रा कर वटी है, फिर शवासन करना बहुत अच्छा रहता है, प्राणायाम करना, सूर्य नमस्कार करना बहुत अच्छा रहता है। उसी तरह से खाने में हम क्या दवाइयां दे सकते हैं, बाकी आप लोग तो बहुत श्रेष्ठ चिकित्सक है, आप लोग को मालूम है, लेकिन हम खाने में क्या दे सकते हैं, तो शतावरी कल्प, बादाम कल्प, फिर उसके बाद में दूध का सेवन ज्यादा करें, घी का सेवन ज्यादा करें, च्यवन प्राशावलेख लें। अगर उसको अरुचि है, बहुत ज्यादा पित्त का तकलीफ है, उल्टी हो रही है, नौशिया हो रहा है और खून की कमी है, तो हम लोग के पास इतना वाइड अवलेह कल्पना है, रसायन है, जैसे कि चिंचावले, गोरख चिंचावले, इमली का अवलेह रहता है, वो दीपन पाचन करता है, टेस्ट अच्छा करता है, उल्टी को बंद करता है। इसी तरह से एलादि अवलेहम, इलायची से बना अवलेह है। इसी तरह से च्यवन प्राशावलेहम, ब्राह्म रसायनम, बहुत सारे अवलेह हैं जो, या फिर हम लोग अदरक का जो गुड़ में डाल के आले पाक रहता है, अदरक का पाक, वो भी दें तो बहुत अच्छा रहता है। उसी तरह से बहुत दुबला इंसान है तो मांस धातु को बढ़ाना है, तो अश्वगंधा पाक जो रहता है दूध के साथ दे, बहुत अच्छा वेट बढ़ता है। या पेठा का मिठाई जो रहता है, आगरे का पेठा का मिठाई, वो बृहणीय रहता है, वो दें, या कुष्मांड पाकावले, कुष्मांड अवले, वो बहुत अच्छा रहता है। और भूख कम लग रही है तो आरोग्यवर्धिनी वटी को दूध के साथ सुबह शाम दे, और खाने के साथ खाने के बाद कुमारी आसव या फल त्रिकादिक्वाद, ये दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। पेट में हवा बहुत ज्यादा हो रही है, आधमान हो रहा है, तो पिपल्यादि क्वाथ या फिर पंचकोलासव या झंडू पंचारिष्ट, ये सब बहुत अच्छा भूख बढ़ाता है। अगर कृमि है तो कृमि को नष्ट करने के लिए वाय विडंग चूर्ण है, कपिलादि वटी, कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस, विडंगारिष्ट, कृमि नाशक वटी, ऐसे बहुत सारे दवाइयां हैं जो कृमि पे चिकित्सा करें। अगर दीर्घ काल से अरुचि और भूख मंद है तो उसमें तक्रारिष्ट, दशमूलारिष्ट, द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, फिर ऐसे बहुत सारे, द्राक्षा कुमारी आसव बहुत बढ़िया काम करता है। नींद कम आ रहा है तो अश्वगंधारिष्ट या फिर नस्य का प्रयोग करें। और अच्छा पेशेंट अगर पैसा देने योग्य है तो मधुमालिनी वसंत, चंद्र प्रभावटी, ये देने से वेट अच्छा से बढ़ता है। और स्वर्ण मालिनी वसंत, सुबह शाम एक एक गोली दें, और दोपहर का टाइम जो 10 से 2 का टाइम है, पित्त का काल है, हमें कफ काल को कंटिन्यू रखना है कि पित्त ना बढ़े, क्योंकि पित्त जो है वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है, पचन करता है। हमें कफ का काल बना के रखना है, इसलिए नीम का पत्ता खाने को दें 10 से 2 के बीच में, सुबह 10 AM से 2 के बीच में एक बार नीम का पत्ता खा लें, और सुबह शाम एक एक स्वर्ण मालिनी वसंत दे। इतना अच्छा वेट बढ़ता है ना, इतना अच्छा वेट बढ़ता है। उसी तरह से आरोग्यवर्धिनी वटी है, आम पाचक वटी है, उससे अग्नि बहुत अच्छा प्रदीप्त होता है, भूख लगता है ना, जो खाए बॉडी को लगता है। इसी तरह से शतावरी चूर्ण है, शतावरी चूर्ण को घी के साथ भून के हलवा जैसा बना के दूध में मिक्स करके ले, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर खाना खाने में तुरंत ही IBS है और मोशन को आ रहा है, तो क्या करना है कि उसमें हमें कुटजारिष्ट, कुटज घन वटी, क्योंकि बहुत सारे IBS के पेशेंट होते हैं, वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है, उनको प्रवाहिका जैसे सिम्टम्स होते हैं, उससे भी वेट कम होता है। इस तरह से मांस बहुत कम है, मांस को बढ़ाना है, तो अमृत प्राशावले या अमृत प्राशघृत, अमृत प्राशघृत है, या फिर अजाघृत, जो बकरी के उससे बनाते हैं मांस से, तो ये सब देना तो बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर मांस से मांस की वृद्धि होती है, सामान्य विषय सिद्धांत, तो डायरेक्ट नॉनवेज ही खाने को दें, वो बहुत अच्छा रहता है। अब आप लोग बताइए, डॉक्टर वंदना मैम, आप इस विषय पे कुछ बोलना चाहेंगी? अर्शिया मैम कुछ बोलिए, आशा मैम, तनिका मैम कुछ बोलिए। आपके पास ऐसे पेशेंट है जो बहुत क्रुश हैं, तो आप क्या देंगे आप लोग? माधुरी मैम कुछ बोलिए, आप लोगों के दिमाग में क्या है? जो मुस्लिम लोग खाते हैं ना ईद में, शीर खुरमा, इतना अच्छा ड्राई फ्रूट डाल के बनाया जाता है ना, आप लोग एक बार खाएंगे ना तो इतना मन खुश हो जाता है। शीर खुरमा जो है वो बहुत ही अच्छा है, पौष्टिक है, बल बढ़ाता है, ताकत बढ़ाता है, ओज बढ़ाता है, वृक्ष है, वो बहुत अच्छा रहता है। प्लीज कुछ बोलिए, मैं अकेले बोल बोल के थक गया, प्लीज कुछ बोलिए। वर्षा मैम, हाँ बोलिए मैम। प्रणाम सर जी। हाँ बोलिए मैम। जो प्रेगनेंसी में जो अंतर होना चाहिए, अगर वो कम होता है, यानी सेकंड जो चाइल्ड होता है वो 1.5 साल में या 2 साल के बीच में ही जो हो जाता है, तो ऐसे जो सेकंड चाइल्ड रहता है वो क्रूश हो जाता है, तो ऐसे बच्चों के लिए फिर क्या करना चाहिए? हाँ तो यही सब चिकित्सा देने हैं ना, स्वर्ण कल्प जो वही रहते हैं, वही बहुत अच्छे रहते हैं, जो स्वर्ण वाले। आपने अभी तक बताया उसी में से जी प्लान करके देनी है। हाँ।
चंदन बड़ा लाक्षादी तेल से अभ्यंग दे सकते हैं। बाकी आप लोग बताइए, तनिका मैम आप लोग प्रणाम बताइए। सर। हाँ जी बताइए। सर आज पेशेंट है तो मेरे पास एक बेबी था 1 महीने का सर, और उसका सर वेट सिर्फ ना 600 ग्राम था, मतलब 1 किलो से भी कम था। तो सर उसके में हम क्या कर सकते हैं? ये ना दीपन 600 पाचन ग्राम वेट। अनुलोमन, दीपन पाचन से शुरू करें और घृतपान कराएं। सर बच्चा तो 1 महीने का, तो उसमें मतलब ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी फिर मेरी 1 महीने के? बच्चा 1 महीने का है तो माँ यस। को दे, माँ को, क्योंकि जो भी जा रहे हैं वो स्तन्य से जा रहे हैं। अच्छा माँ को मतलब अग्नि अच्छा करे, माँ का दूध बढ़ाने के लिए स्तन्य जनन गण है। तो जैसे कि शतावरी कल्प दें, या फिर दूध चावल खीर दें खाने के लिए, उससे बहुत ज्यादा अच्छा बढ़ता है। या पंचजीरा गुड़म, सौभाग्य शुंठी पाक, स्तन्य शोधन गण ये दे, है ना। जी जी। सर पर बच्चे को भी ना कॉन्स्टिपेशन भी है, वो मतलब पोटी हाँ 2 दिन के बाद पास हाँ, आउट करते तो हैं। फिर क्या करें कि जो माँ का स्तन है ना उसके ऊपर एरंड तेल लगा दें, और फिर वो दूध के साथ जाएगा ना एरंड तेल, तो अच्छे से उसका पेट साफ हो जाएगा। या नाभि में तेल लगा दें एरंड तेल, अच्छे से पेट साफ होगा। इससे भी नहीं होगा तो उसको एनीमा दे। ओके। हाँ जी जी। थोड़ा सा भी इसमें कुछ दीपन पाचन करने की नीड तो नहीं होगी बच्चों को ना, कि हम दीपन या कुछ ऐसा पर कुछ? हमारे आयुर्वेद बहुत ग्रेट है, उसमें लेह अध्याय जो है, लेहन अध्याय, तो उसमें हाँ दीपन पाचन वाली द्रव्य जैसे शुंठी है, त्रिकटु है, पंचकोल है, उसको शहद ज्यादा डाल के चाटन कर दें। चाटन की। हाँ, आप लोगों को मालूम है एक वंदना पाठक मैडम जी हैं, वो स्वर्ण प्राशन कराती हैं। वंदना मैम आप कृपया अपना अनुभव बताइए, बच्चों के लिए आप देती हैं स्वर्ण प्राशन, तो क्या रिजल्ट आया बच्चों का ग्रोथ वगैरह में? वंदना मैम आप हैं तो बताइए कृपया। नहीं मैम नहीं है। हाँ अनम्यूट हो गया। हाँ नमस्ते बताइए। वैद जी। जी तो मैम। आयुष दर्पण पर हम लोगों ने एक मुहिम चलाई थी कि हम लोग सब आपकी देखरेख में, आपने एक सेशन किया था जिसमें श्रुति मैम, लव कुश और अनीता वशिष्ठ मैम, हम सबने एक साथ, सीमा त्रिपाठी, सबने एक साथ स्वर्ण प्राशन बनाया। और मैं तब से कोविड के लिए, जब ये हो गया था कि बच्चों का वैक्सीन नहीं है और बच्चों की लाश बिछेगी, तो मैंने फ्री दिया और अभी तक दे रही हूँ। और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। श्रुति मैम के अनुसार वो 6 महीने ऑनवर्ड्स देती हैं, तो मैं भी वही फॉलो करती हूँ। और बच्चों का बहुत अच्छा, माइलस्टोन्स बहुत अच्छे हैं, इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है, बार बार बीमार नहीं पड़ते। और इवन जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनको बोलने में जिनको दिक्कत होती थी वो अच्छा बोलते हैं। और मेरे जानकारी में जितने भी बच्चे हैं, अगर वायरल चल भी रहा है तो वो एक आध दिन में ठीक हो जाते हैं, अमूमन उन्हें दवाइयाँ खानी ही नहीं पड़ती। तो स्वर्ण प्राशन जरूर कराना चाहिए। जी नहीं तो आपको क्या रिजल्ट है मैम, जिन बच्चों को आप दे रही हैं इतने दिनों से, उनका क्या मतलब बृहण हुआ क्या? उनका वैद जी, वो जैसे जैसे उन बच्चों की जो माइलस्टोन्स हैं बिल्कुल प्रॉपरली चलते हैं, जैसे जिस समय में उनको जो करना चाहिए वो करते हैं। ब्रेन के ऊपर बहुत अच्छा दिखता है कि बच्चों के जो रिजल्ट्स हैं, वो पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत अलर्ट हैं वो बच्चे। और पहले भी कहते थे बार बार लूज मोशन होता था, बार बार बीमार पड़ते थे, जुकाम होता था, वो नहीं होता उन बच्चों को। और बाकी जब वो लोग आते हैं तो सीजनल रेजिम भी मैं काउंसिल करती हूँ, और जो हमारे विरुद्धन है उनके बारे में भी बताती हूँ। तो बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को ही, बल्कि जो बोलने वाले बच्चे हैं जो बहुत छोटे नहीं है, वो अपने पेरेंट्स को ही अब टोक देते हैं कि मम्मी टिफिन में ये मत रखो, मैगी मत रखो, सीजन वैसा फल ले आओ। तो बच्चे भी बहुत बड़े मतलब रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो सीख के जाते हैं। तो और जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को भी काउंसिल करती हूँ, बच्चों को भी करती हूँ। तो कुल मिला के बहुत अच्छा है वैद जी। हाँ आपने मतलब ऐसा जैसे हम लोग प्लांट को रोपते हैं ना खेतों में, ऐसा बच्चे आप तैयार करिए जो भारत के सबसे अच्छे बच्चे होंगे, इम्यूनिटी स्ट्रांग, हर चीज में स्ट्रांग रहेंगे बच्चे। जी। और वैजी, ये जो मजदूरों के बच्चे यहाँ रहते हैं 6-6 महीने, 8-8 महीने, उनको भी मैं स्वर्ण प्राशन करती हूँ। और जो बाल गृह के बच्चे हैं जो जी कस्टडी में रहते हैं, पुलिस कस्टडी में, तो जी उनकी भी जो केयर टेकर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो बताते हैं कि बच्चों को हमें बार बार हॉस्पिटलाइज करना या ये सब अब नहीं करना पड़ता। तो जी। कुल मिला के बहुत अच्छा है। मतलब उनका जो मन में विकृति आ गई है कि उनके पेरेंट्स क्रिमिनल्स हैं, आपने लेकिन उनके बच्चों का दिमाग इतना पवित्र कर दिया कि वो गलत चीज सोच भी नहीं सकते। ये कितना बढ़िया काम किया आपने सच में। जी। स्वर्ण प्राशन के साथ साथ मैं टाइम स्पेंड करती हूँ थोड़ी देर उनके साथ।
कुछ जैसे कुछ अच्छी बातें बताना, गेम्स बताना, सीजनल रेजिम्स बताना, कुछ उनसे सुनना। तो बच्चे कुछ म्यूजिक लगा के डांस भी करते हैं, जो पोइट्री सुनाना चाहते हैं सुनाते हैं, तो एक बड़ा अच्छा सा माहौल हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ही देकर आती हूँ, बच्चे भी मुझे बहुत कुछ रिटर्न में देते हैं, पॉजिटिविटी। जी। जी और डॉक्टर आप साहब हेलो किस मैम। डॉक्टर साहब किस एज से हम स्टार्ट कर सकते हैं सुनोप्राशन? ये किस एज, मिनिमम एज क्या होता है बच्चे मैं का? तो 6 मंथ्स के ऑनवर्ड्स करती हूँ, और मैं पूरा इसमें डाल दूंगी कि कैसे बनाना है वो भी डाल दूंगी, और किस किस जी महीने में डॉक्टर, कितना ड्रॉप देते हैं वो भी पूरा डाल दूंगी। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू। और एक डॉक्टर पूजा मैम भी तो है राजकोट की। पूजा मैम, आप बताइए, आपने जो बच्चों को दिया है इतने सालों से स्वर्ण प्राशन हर महीने, उस आपका क्या एक्सपीरियंस है अभी तक? जी सर, वो वंदना मैडम ने जो बोले वो बेनिफिट्स मिलते हैं। और मुझे बच्चों में ज्यादातर वो ये देखने मिला कि दूसरे बच्चों से ज्यादा उनमें इनर सेंस ज्यादा होती है सर। अभी मेरा बच्चा भी है जो सुवर्ण प्राशन वो भी ले रहा है, तो एक एग्जाम्पल ऐसा है कि वो मतलब छोटी छोटी बातों में हमें ऐसी मतलब ज्ञानवर्धक बातें बोलता है कि हम भी सोच में पड़ जाते हैं एज अ पेरेंट्स कि ये सब ये कहाँ से सीख के आता है। और सर लास्ट पेरेंट मीटिंग में जब हम गए थे उसकी स्कूल में, तो उनके टीचर ने भी बोला कि ये सभी तरह से गुड है, एक्सीलेंट है, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। लेकिन हर बार मैं सोच में ऐसे पड़ जाती हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी बातें ये कहाँ से सीख के आता है, इसे कौन सिखाता है इतनी बड़ी बड़ी बातें। इतनी सेंसिबल बातें करता है सर कि हमें भी मतलब अपनी उम्र से तो हमें भी नहीं मतलब विश्वास होता कि इतनी छोटी उम्र में ये इतना सब कुछ समझ जाएगा। और ये सिर्फ मेरे बच्चे में नहीं, जितने बच्चों को मैं सुवर्ण प्राशन देती हूँ उनके साथ भी मैंने बात करना शुरू किया है। कभी कभी मैं उनके साथ भी बात करती हूँ, तो सर उनकी मम्मी अभी कहती है कि ये इतनी मतलब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इतने समझदार है दूसरे बच्चों की कंपेरी में कि मतलब क्या कहे, हम भी कभी कभी मतलब बिलीव नहीं कर पाते। और क्या है सर, सुवर्ण प्राशन में हम लोग प्योर डस्ट ऐड करते हैं, तो सुवर्ण प्राशन की प्राइस ज्यादा होती है, तो सब लोग तो अफोर्ड ठीक नहीं है, कर आप क्या क्या पाते। डालती हैं मैम तो स्वर्ण प्राशन में, क्या क्या डालती हैं? सर मेरे सुवर्ण प्राशन में सुवर्ण भस्म, रजत भस्म और लौह भस्म, तीनों भस्म होती है। और सर ड्रग में चारों हमारी मेद्य रसायन चारों, और प्लस में सुंठी, विडंग और गिलोय सत्व, सर इतने इंग्रेडिएंट डालती हूँ। और लौह भस्म लेती हूँ इसकी वजह से थोड़ी सी त्रिफला पाउडर भी डालती हूँ, जैसे मैंने आपसे बात करी थी लास्ट टाइम वैसे, जी ताकि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन न हो जाए सर। जी। तो सर क्या होता है कि ज्यादा प्राइस होने की वजह से मतलब जैसे ज्यादा ही प्राइस, बच्चे के यहाँ बच्चे इम्यूनिटी। एक एक पेडिट्रिशियन के पास जाके जो वैक्सीन लेते हैं और वो जो सालों साल खर्चा होता है, उससे अच्छा है ना आपके पास करें, तो बच्चे नेचुरल वे से अच्छे हो रहे लेकिन हैं ना। लेकिन सर अभी हमारे समाज में इतनी मतलब अवेयरनेस। सेंस नहीं है कि हाँ अवेयरनेस नहीं है सर कि वो लोग हेल्थ के लिए जो भी खर्चा करे वो खर्चा नहीं है, उनका इन्वेस्टमेंट है। कि वो बाकी का खर्चा कितना उससे शायद 10 गुना खर्चा वो कम कर रहे हैं, लेकिन वो इतने अवेयर नहीं है सर। तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप हो जाने के बाद मम्मियाँ मतलब स्किप कर देती है कि नहीं अभी तो ठीक है, अभी तो इसको मतलब बार बार बीमार नहीं पड़ता तो अभी चलेगा। तो क्या होता है सर, 6-8 महीने के बाद फिर से वो लोग मुझे बोल रहे थे, अभी 3 पेशेंट मेरे पास ऐसे आए जिन्होंने स्किप कर दिया था, तो उन्होंने फिर से शुरू किया कि नहीं ये तो हमें शुरू ही रखना है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चों को कम पड़ रहा है, जैसा पहले था वैसा नहीं है। ऐसा है सर, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है सर। आप सेटिस्फाइड है ना? तो बस, हाँ आपको सर, अच्छा लग रहा है ना? बहुत ही सेटिस्फाइड सर। हाँ, हाँ सर, आप बहुत ही ये सर। पुण्य का काम करने के लिए ही आप आयुर्वेद में आई हैं मैम, और आप अच्छा काम कर रही हैं जी बहुत। सर। जी। हाँ सर, मैम आप भी वो तो अपनी है रेसिपी सर। डाल दीजिएगा। क्या हाँ मैम? ठीक है, मैं डाल दूँ। अरे आप भी डाल दीजिएगा मैं मेरे। भी डाल। जी जी। आप जो बच्चों को तैयार कर रही है ना, ऐसे पहले ऋषि मुनि तैयार करते थे भारतीय लोगों को,
आप वेदों का अध्ययन करेंगे ना, उसमें ऐसे बोला है कि भारतीय लोग जो थे वो कभी बीमार नहीं पड़ते थे, ओजस्वी, तेजस्वी, नहीं पड़ते। बुद्धिमान ऐसे रहते थे। जब अंग्रेज है ना, उन्होंने हाँ सब मैगी, नूडल्स, आप मैगी कैसे बनाते हैं वो प्रोसेस थोड़ा यूट्यूब में देखिए ना, उसमें सुअर का चर्बी का हाँ सर। सूप सूप बना के वो मसाला बनाया जाता है, मैदा को सड़ा के बनाया जाता है, हाँ वेजिटेबल जो डाले जाते हैं मैगी में वो कुछ भी रहता है, सड़ा हुआ सब्जी रहता है, वो अगर बच्चे खा रहे हैं तो वो शरीर को कमजोर कर रहे हैं ना वो सब। हाँ सर, और उसकी वजह से बीमार बच्चे पड़ेंगे और बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, तो फिर उसमें वो लोग एक 7-8-10 हजार का खर्च कर देंगे, वो उनको इतना ज्यादा नहीं लगता। लेकिन जब स्वर्ण प्राशन की बात होती है तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, मतलब ऐसा है। नहीं, लेकिन मैं तो, हम लोगों ने जो मुहिम छेड़ी है वो हम तो शुरू रखेंगे, हाँ धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे सर, जैसे जैसे समझते जाएंगे। जी। आप मैम, पूजा मैम, आप मैगी कैसे बनाते हैं उसका यूट्यूब में पूरा सर्च करिए, आपको ना घिन आएगा, मैगी खाने का हाँ मन नहीं करेगा। हाँ सर। पता है सर, देखा हुआ है मैंने। हाँ, और उसका एडिक्शन लगा दिया जाता है कि मैगी खाओ, और पैसा वो लोग जाते हैं, वो फॉरेन में जाता है सब पैसा मैगी का। हाँ सर। हाँ सर। और हाँ, बीमार हम पड़ते हैं यहाँ पे। और जितना पढ़ते हैं उतना डॉक्टर का बिजनेस चलता है, कितना अभी कितना टेक्नोलॉजी आगे आ गया है हर चीज में, और हॉस्पिटल भी बहुत ज्यादा खुल गए हैं। क्या फायदा इतना हाँ एडवांस सर, टेक्नोलॉजी हो कि क्या फायदा, उससे अच्छा तो इसी पहले की के तो लोग थे वजह कि। है सर वो। हाँ, अभी तो क्या है, यहाँ पे राजकोट में तो सर गली गली में आईवीएफ सेंटर भी खुलने लगे हैं। इसका तो कारण ये यही है। इनफर्टिलिटी का कारण है ना, ये मुख्य सब आहार। चीजें जो खिलाया जा रहा है, इनफर्टिलिटी होते हैं ना हाँ ज्यादा, सर, यही रीजन है, पेप्सी तो कोला, आईवीएफ ये सब सेंटर जो खाया जाता है, कुरकुरे, ये सब क्या इनफर्टिलिटी तो कर रहे हैं, हेतु तो वही सब है ना। कर रहे हैं। हाँ सर, बिल्कुल सही सर। जी, ठीक जी, है। थैंक यू सर। आप लोग और जी, कुछ बोलना चाहते हैं? थैंक यू। आशा मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? नहीं सर, मैं वंदना मैम से पूछना चाहती हूँ कि वो स्वर्ण प्राशन में क्या क्या द्रव्य इस्तेमाल करती हैं। वंदना मैम। श्रुति मैम का बहुत सिंपल था। हाँ जी। वचा, वचा का हाँ। चूड़िया, गिलोय का सर्प, और स्वर्ण भस्म, मधु और घृत, बस। इसमें अच्छा, कभी कभी ब्राह्मणी। घी का यूज करते हैं, गौघृत, उसमें ब्राह्मी घृत मिला देते हैं, आधा ब्राह्मी घृत आधा गौघृत, और मटन यूज करते हैं। मैं पूरा उसमें कितना कितना ग्राम क्या लेते हैं वो ग्रुप पे डाल। हाँ, वो प्लीज डाल दीजिएगा मैम। बाकी और फिर फिर जब जो बच्चे या तो जैसे बच्चा जो डालते हैं उससे थोड़ा सा टेस्ट होता है, तो मैं उसी समय उनको मैं अलग से ड्रॉप भी रखती हूँ, तो वो मधु से उसको ऊपर से चटा देती हूँ, तो वो खुश हो जाते हैं। और साथ में जब ये स्वर्ण प्राशन का कैम्प करती हूँ तो सीजनल फ्रूट जरूर बांटती हूँ, तो बच्चे जो है वो बहुत खुश होते हैं कि सीजनल फ्रूट मिलेगा। तो खा के वो लेके जाते हैं, उनको बता देती हूँ कि बिना खाए आना है, और जब ये स्वर्ण प्राशन हो जाएगा उसके भी आधा 1 घंटे के बाद ही कुछ खाना है। और जितने भी बच्चे हैं जिनको बॉडी में आर्म है या वो कोल्ड कफ से ग्रसित है, उनको ट्रीट करते हैं, और तब जो है वो पुष्य नक्षत्र पे उन बच्चों को देते, फीवर वाले बच्चों को या जिनमें आर्म है उनको नहीं देते। अभी तो मुझे टेंशन आ रहा है कि ये यूक्रेन का रशिया का युद्ध हो रहा है, या वो फिलिस्तीन और इसराइल का युद्ध हो रहा है, वहां पे कितने बच्चे कितना परेशान होंगे। उनको तो गाजा पट्टी में तो वो सब बंद कर दिया है, खाना पीना सब बंद हो गया है, वो बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा अभी। कोई ये युद्ध भी कारण रहता है बहुत सारी बीमारियों का, पुरुषता का। ठीक है, तो अभी हमारे पास जब पेशेंट आते हैं ना, तो बड़े लोग हो या कोई भी, जो बड़े लोग योगासन कर सकते हैं वो कर रहे हैं, अल्प व्यायाम कर रहे हैं, अभ्यंग कर रहे हैं, खाने पीने पे अच्छा क्वालिटी का खाना मिले वो ध्यान दें। और आयुर्वेद के दवाइयों में कुष्मांडाव ले, धात्री रसायन, बृहत्वा चिंतामणि रस, सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, अमृत प्राश घृत, अजामास रसायन, स्वर्ण मालिनी वसंत, कौंचा पाक, ये सब देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और खाने में गेहूं का पदार्थ ज्यादा रहे, मूंगफली रहे, दही, फिर आलू का सेवन करें तो वेट अच्छे से बढ़ता है, घी रहे, अंडा रहे, मांस रहे, नॉनवेज, जो लोग नॉनवेज खाते हैं। उसी तरह से पानी जो है वो टाइम के हिसाब से जितना प्यास लगती है उतना पानी मिलना चाहिए।
कम पानी भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। टाइम पे सोना, टाइम पे एक्सरसाइज, टाइम पे रेस्ट करना, ये अच्छे से होना चाहिए। और खुश रखना, ये बहुत अच्छा रहना चाहिए। और ऐसा आयुर्वेद में बोला है कि डालडा के पदार्थ ना खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रिज का जो अग्नि मंद करता है। अब समय चेंज हो रहा है, लेकिन अग्नि मंद करने वाली चीजें ना लें। सड़े हुए चीज, जो टोमेटो सॉस रहता है, या फिर पापड़, सड़ा हुआ पापड़, अचार, अचार भी आजकल कैसे केमिकली प्रिजर्व करके बहुत बेकार चीजें दी जा रही है। फ्रेश अचार सबसे अच्छा रहता है। या फिर पारंपरिक अच्छा रहे वो ठीक है, लेकिन जो केमिकल डाल के, सोडियम बेंजोएट जैसे प्रिजर्वेटिव डाल के, वो अचार भी बहुत खट्टा रहता है और बहुत बेकार रहता है। उसी तरह से एक ही तेल में बनाया हुआ जो समोसा, पकोड़े, जो बाहर का जंक फूड है, वो सब बीमारी डालता है। तो वो सब ना दें। अगर हम अच्छा शरीर चाहते हैं तो इस पे करें। और क्या है, कृष्णता की वजह से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो क्षय रोग, शोष रोग, ग्रहणी रोग, उदरवात, मलावरोध, जीर्ण ज्वर, अग्निमांद्य, कृमि, ऐसे रहते हैं। और हमें क्या ध्यान रखना है कि खाना जब भी है, आयुर्वेद में बताया है विमान स्थान में कि नाति द्रुतम नाति विलंबितम, बहुत जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना है और बहुत देर लगा के भी नहीं खाना है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, डोरामन देख रहे हैं, डोरेमोन, या फिर शिजुका, वो शिनचैन, वो सब देख रहे हैं, मोटू पतलू और छोटा भीम, और 4-4 घंटे खाना खा रहे हैं। नाति विलंबितम मतलब टाइम पे खाना खाएं, जितना जरूरत है उतना टाइम ले खाने के लिए, और टीवी देख के ना खाएं। तन मना भुंजित, मन को लगा के खाना खाएं। और खाना खाने के बाद पानी पिए, बीच में बहुत ज्यादा पानी ना पिए। और भूख अच्छी लगने पे ही खाना खाना है। और ऐसा बताया कि वजन बढ़ाना है तो मांस ही सबसे अच्छा रहता है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं। न ही मांस समम किंचित अन्य देव बृहत्वकृत, मतलब मांस जैसा बृहन करने वाला कोई भी चीज नहीं है। मांसाद मासे मासम मासे न समृद्धत्वादि शेषता, ऐसा अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 14 चैप्टर में मांस वर्ग के बारे में उल्लेख करके बताया है कि मांस ही, मतलब प्राणियों का मांस ही सबसे श्रेष्ठ बृहन करता है। उसी तरह से हमें पेट साफ हो और अग्नि अच्छा रहे, इस पे ध्यान रखना है। आयुर्वेद में तो मांस के सेवन के साथ मद्य का सेवन ऐसा बताया है, या मधु और पानी, मधुदक, ये लेने के लिए बोला है। और यह सुरा लेने के बोला है। सुरा कृशानाम पुष्ट्यर्थम, जो सुरा रहते हैं वो कृष व्यक्तियों को पुष्टि देता है। और ऐसा बताया कि मध्यम मासे स्वल्पे च पावके, मतलब मध्य को मांस के साथ अगर सेवन किया जाए, मांस और मध्य सेवन किया जाए तो उससे बहुत अच्छा वृद्धि होती है। और सबसे अच्छा है च्यवन प्राशावले, अगर खाएं अच्छा क्वालिटी का तो वो बहुत अच्छा रहता है। बाकी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं ये टॉपिक पे तो बोल सकते हैं। शैलजा आनंद मैम कुछ बोल रही हैं, विनीता मैम कुछ लिख रही हैं यहाँ पे। जो लोग भी स्वर्ण प्राशन का देखना चाहते हैं तो हमारे ये आयुष दर्पण पे स्वप्निल जी ने भेजे थे ना लिंक, यूट्यूब के, जो हमने किए थे कोविड के टाइम पे। उसमें वंदना मैम थी, अनीता मैम थी, और संजय त्यागी सर थे, और ये लवकुश निगम थे, श्रुति मैम थी। इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ था ना, वो 3-4 बार का हुआ था, वो सब रिकॉर्डेड है। तब भी आप वंदना मैम दे देंगी सब। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए प्लीज ये टॉपिक पे। वैजी मैं ये कह रही थी कि जैसे रक्त पाचक, रस पाचक हम लोग यूज करते हैं, तो उसी तरह धातु पोषण के भी आपने रेसिपीज बताए थे, मतलब कुछ वो बताए थे, तो वो उन कंटेंट्स को भी आप थोड़ा सा डिस्कस दोबारा कर दीजिएगा, रिवाइज हो जाए। उसमें जैसे अगर हमें धातुओं का पोषण ओवरऑल करना है तो अश्वगंधा से बहुत अच्छा धातुओं का पोषण होता है, अग्नि को बढ़ा के। अश्वगंधा से होता है, दिदारी है अच्छा, बला है, फिर उसी तरह से शुंठी है, शुंठी दीपन पाचन करता है, वृक्ष है बताया, कपिकच्चू है, शतावरी है, गोक्षुर है, जो बृहणीय गण के सारे द्रव्य ये बढ़ाते हैं ना, धातुओं का पोषण करते हैं। और जितने रसायन द्रव्य, गुड़ुची है, शतावरी है, ये सब बढ़ाता है जी। अभी हम सेशन बंद करते हैं, बाकी लोगों को कुछ बोलना है तो आप नेक्स्ट सेशन में आइए 8:15 पे हम लोग करते हैं जी। सर बोलिए। वो कल वाले कैंसर वाले 8 बजे आ जाएंगे। ठीक है सर, लाइए लाइए सब, सर आप लाइए। ओरल कैंसर का है। हाँ सर, लाइए लाइए। तो 8 बजे प्लीज ध्यान दीजिए। ठीक है, थैंक यू वंदना मैम, पूजा मैम, सभी लोगों को थैंक यू जिन्होंने अपना बहुमूल्य टाइम देके सभी के लिए लगता है अच्छा चीज बताया। पावर बैंक। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अब हम 8:15 पे मिलते हैं, थैंक यू।